बेसबॉल, एक ऐसी टर्म जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रही है। बेसबॉल जिसको शुरू और खत्म एक ही टीम ने कर दिया। एक ऐसी टर्म जो कि इंग्लैंड क्रिकेट के साथ 2022 से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम टेस्ट फॉर्मेट में भी व्हाइट बॉल क्रिकेट जैसा खेलती है, सुपर अग्रेसिवली। और इसी बेसबॉल के माइंडसेट की वजह से इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैच के पहले दिन में बस 75 ओवर में, बस 75 ओवर में 506 रन बना दिए थे। मैं उसी बेसबॉल की बात कर रहा हूं जिसके चलते बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम के डुओ ने काफी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से उनका ये डुओ एंड स्पेशली ये जो टर्म है, ये पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंग्लैंड की टीम अभी 7th पोजीशन पर है टेस्ट फॉर्मेट की रैंकिंग में। लेकिन जो हाल इंग्लैंड क्रिकेट का हो चुका है बेसबॉल के आने के बाद, वो बहुत खराब है, जो कि बस उनके रेड बॉल फॉर्मेट ही नहीं, बाकी के 2 फॉर्मेट्स पर भी भारी इंपैक्ट डाल रहा है। तो चलिए जानते हैं बेसबॉल के इस एंड के बारे में और शुरू करते हैं शुरुआत से। तो साल 2022 में जब ब्रैंडन मैकलम हेड कोच बने थे इंग्लैंड क्रिकेट के रेड बॉल यानी कि टेस्ट फॉर्मेट के लिए, और वहीं बेन स्टोक्स इंग्लैंड के रेड बॉल कैप्टन बनते हैं, तो इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैचेस में एक अप्रोच रखा जिसको नाम दिया गया बेसबॉल का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेसबॉल आखिर है क्या? तो ये नाम रखा गया है ब्रैंडन मैकलम की वजह से, क्योंकि उनका निकनेम है बैस, एंड आज ये पूरा अग्रेसिव माइंडसेट एंड प्लेइंग स्टाइल उनके अराउंड बना हुआ है, इसलिए इसको पूरा नाम दिया गया बेसबॉल का। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंग्लैंड 1 दिसंबर 2022 को अपनी 3 मैच की टेस्ट सीरीज में अपने पहले मैच को खेलने उतरती है, तो वो डे 1 पे पाकिस्तान के खिलाफ 75 ओवर में 506 रन जोड़ देती है, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट टोटल है डे 1 पर किसी टीम के द्वारा बनाया हुआ। इससे पहले श्रीलंका ने साल 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ 509 रन बनाए थे। और जब से ये माइंडसेट आया है इस टीम के अंदर, इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और तोड़े भी हैं, एंड इवन काफी इम्पॉसिबल चेजेस भी करे हैं। अब इस बेसबॉल में इंग्लैंड अपनी सबसे पहली सीरीज टेस्ट फॉर्मेट के अंदर खेलती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसके पहले ही मैच की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम बस 141 पे ऑल आउट हो जाती है। यस, यू हर्ड इट राइट, जस्ट 141 स्कोर। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की बैटिंग से ज्यादा उनकी बॉलिंग का दबदबा रहा। आज न्यूजीलैंड की टीम जब बैटिंग करने आती है अपनी फर्स्ट इनिंग में, तो वो बस 132 के स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है, एंड फिर एट द एंड ऑफ द 4th इनिंग्स इंग्लैंड को टारगेट मिलता है 277 रन का, और इस 277 के टारगेट को चेस करने आई ये इंग्लैंड की टीम मात्र 20 ओवर में 69 फॉर 4 पे आ जाती है, एंड इस पॉइंट पे इंग्लैंड के चांसेस काफी कम हो चुके थे। और फिर जो रूट के नॉट आउट 115 रन्स और स्टोक्स के 54 रन्स, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए थे, और फिर फोक्स के 32 के चलते इंग्लैंड इस चेस को बस 78.5 ओवर्स में अपने नाम कर लेती है, और साथ में सीरीज को 1-0 से लीड भी कर देती है। इसके अगले 2 मैचेस को भी इंग्लैंड आराम से जीत जाती है। सेकंड मैच को 5 विकेट से और फिर थर्ड मैच को 7 विकेट से। सेकंड वाला मैच जो कि नॉटिंघम में हुआ था, उसकी फर्स्ट इनिंग में तो इंग्लैंड 539 रन भी बना देती है। अब मैं बात करूं न्यूजीलैंड सीरीज के थर्ड मैच की, जिसमें इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करने आई थी। उसके एंड में इंग्लैंड को टारगेट चेस करना था, जो कि था 296 रन का, एंड इस टारगेट को चेस करने आई इंग्लैंड की टीम में एक भी बंदा नहीं था जो कि 50 के स्ट्राइक रेट से कम जाता है। ओली पॉप 75 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बना के आउट हो जाते हैं। जो रूट ऑलमोस्ट 69 के स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, और वहीं जॉनी बेयरस्टो 44 बॉल्स में 9 फोर्स और 3 सिक्सेस के साथ 71 रन बना देते हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 161 का रहा था, जिस वजह से इंग्लैंड इस टारगेट को बस 54.2 ओवर्स में चेस कर देती है, एंड इस सीरीज में वो इंग्लैंड को व्हाइट वॉश कर देते हैं और 3-0 से जीत जाते हैं। इवन उसके बाद इंडिया के वन ऑफ टेस्ट मैच में जो कि एजबास्टन में हुआ था, इंडियन टीम भी अपने बेसबॉल प्लेयर को लाती है, जो कि थे ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत 130 के स्ट्राइक रेट से 146 रन बना देते हैं, और साथ में रविंद्र जडेजा के 104 के चलते इंडियन टीम 84.5 ओवर्स में 416 रन बना देती है। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को चेस करने आती है अपने ही होम ग्राउंड पर, तो वो 61.3 ओवर्स में 284 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, और अगली इनिंग्स में इंडिया को 245 पे ऑल आउट करके इंग्लैंड आती है 378 का टारगेट चेस करने। एंड अभी भी 1 दिन और 2 सेशन बचे हुए थे, फिर भी इंग्लैंड इस टारगेट को चेस
करने की काफी जल्दी करती है। इनके ओपनर्स एलेक्स लीस इस मैच में 65 बॉल्स में 56 रन बना देते हैं, जिसमें वो 8 चौके लगाते हैं, और जैक क्रॉली 76 बॉल्स में 7 चौके के साथ 46 रन बनाते हैं, और यही दोनों 21.5 ओवर्स में 107 रन की पार्टनरशिप बना देते हैं और बची हुई कसर को बेयरस्ट्रो और रूट पूरी कर देते हैं। जिसके बाद इन दोनों के विकेट गिरते हैं एंड इवन ऑली पॉप भी आउट हो जाते हैं, लेकिन बची हुई कसर को पूरी करते हैं जो रूट और जॉनी बेयरस्ट्रो। आज 109 रन के स्कोर पर इनके टॉप 3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं, और उसके बाद जो रूट 173 बॉल्स में 82.08 के स्ट्राइक रेट के साथ 19 फोर्स एंड 1 6 लगाकर 142 के स्कोर पे नॉट आउट रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्ट्रो, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 145 बॉल्स में 14 फोर्स और 1 6 लगाकर 114 रन की एक नाबाद पारी खेलते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम ये मैच को 7 विकेट से जीत जाती है। और ये दोनों ही प्लेयर्स जस्ट 316 बॉल्स में टेस्ट फॉर्मेट में 269 रन की पार्टनरशिप बना देती है। फिर आती है पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 101 ओवर में 657 रन बनाकर ऑल आउट हो जाना, इनके टॉप 3 का सेम मैच में 95 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 100 बनाना, ब्रूक का 130 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 150 मारना, स्टोक्स का टेस्ट में 18 बॉल में 41 रन मारना, और फिर उसके बाद 35.5 ओवर्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट 264 बनाकर डिक्लेयर कर देना। और इतना ही नहीं, उसी सीरीज में, यस वही सीरीज जिसमें इन्होंने फर्स्ट डे पर 506 रन बनाए थे, उसके आखिरी मैच में 170 के टारगेट को ये बस 28 ओवर में चेज कर देते हैं, जिससे उस सीरीज को 3-0 से जीत जाते हैं। एंड यही से इनके बैट्समैन का पूरा बैटिंग स्टाइल चेंज होता गया। जहां टेस्ट फॉर्मेट में हमेशा से ट्रेडिशनल मेथड यही रहा है कि बैट्समैन आराम से खेलेगा, टिक कर खेलेगा और स्ट्राइक रेट यूजुअली कम होगा, वहां पर इनके बैट्समैन का अप्रोच धीरे धीरे काफी फेयरलेस और अग्रेसिव होता जा रहा था। जो बैट्समैन पहले 50 या उससे नीचे के स्ट्राइक रेट से खेला करते थे इस फॉर्मेट में, वो अब इससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि आगे जाकर इंडिया के खिलाफ हुए मैच और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज में साफ साफ देखने को मिला, जहां ऑलमोस्ट इनके प्लेयर्स ने 90 और 100 के स्ट्राइक रेट से भी रन्स बनाए। अब आपने देखा होगा कि मैं बार बार स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे माइंडसेट या इस पूरे एरा में जहां पे बेसबॉल चलता रहा, वहां यही मैटर कर रहा था, क्योंकि बैट्समैन स्लो और काम अप्रोच के अलावा अब अग्रेसिव और फील्डलेस हिटिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और ये जो उनका पूरा माइंडसेट है बेसबॉल का, उसमें सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है डू और डाई। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि आखिर चीजें कहां बिगड़ी, क्योंकि जब 2022 में ये टर्म स्टार्ट हुई थी तब का तो हमने देख ही लिया, वो न्यूजीलैंड से जीते, फिर इंडिया से भी जीते एंड फिर वो पाकिस्तान से भी जीते। तो गलत कहां हुआ? फिर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने के बाद, अपने जमीन पर इतने मैचेस जीतने के बाद अब बारी थी एशेज को जीतने की। और जब ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड में आती है 2023 के एशेज को खेलने के लिए, तो यही इंग्लैंड की टीम जो कि पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिखा रही थी, पहले ही मैच में इंग्लैंड की टीम ब्लंडर कर देती है एंड एज ए शुड से बेन स्टोक्स ब्लंडर कर देते हैं। आज पहले मैच में फर्स्ट इनिंग में पहले ही दिन वो अपनी टीम को डिक्लेयर कर देते हैं। होता ऐसा है कि इंग्लैंड की टीम पहले ही दिन 78 ओवर्स में 393 रन बना देती है, जहां जो रूट बना देते हैं 118 रन नॉट आउट, और तभी बेन स्टोक्स, द कैप्टन बेन स्टोक्स और इस बेसबॉल के मेन लीडर, वो टीम को डिक्लेयर कर देते हैं। एंड उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ डिसीजन काफी बेकार रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो रूट बैटिंग कर रहे थे, वो अगले 6 ओवर्स में इंग्लैंड को 450 तक तो ले ही जाते, क्योंकि उसी ओवर में उन्होंने नेथन लायन को 2 सिक्सेस और एक 4 के साथ 20 रन भी मारे थे। पर बेन स्टोक्स को ये लगा कि हम अर्ली विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर डाल देंगे, जिससे वो उस मैच में लीड कर पाए। लेकिन उनको ये डिसीजन बहुत बेकार रहता है। पहले दिन को जैसे तैसे सरवाइव करके वार्नर और ख्वाजा दूसरे दिन पर वापस बैटिंग करने आ जाते हैं। हालांकि दिन स्टार्ट होते ही जल्द ही वार्नर और लाबुशेन के विकेट्स गिर जाते हैं, पर ख्वाजा के 141, एलेक्स कैरी के 66 एंड हेड के 50 रन के चलते ऑस्ट्रेलिया 386 रन बना देती है अपनी पहली इनिंग में। एंड जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आती है अपनी सेकंड इनिंग में, तो वो अब भी अपनी हार्ड हिटिंग को कंटिन्यू रखती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम 273 रन पे ऑल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिलता है 281 रन का। और इसी मैच में हमें वो आइकॉनिक पार्टनरशिप भी देखने को मिली पैट कमिंस और नेथन लायन के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया 227 फॉर 8 पर हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया को 54 रन चाहिए थे, तो स्ट्राइक पर होते हैं मिस्टर पैट कमिंस एंड नेथन लायन, और ये दोनों इतना कंफर्टेबली इस टारगेट को चेस कर लेते हैं, लाइक लगता ही नहीं ये टेल एंडर्स है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इन्हें आउट ही नहीं कर पाती। लाइक पैट कमिंस 4 फोर्स एंड 2 सिक्सेस के साथ 44 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, और वहीं नेथन लायन भी 2 फोर्स के साथ 16 रन बनाते हैं। एंड यहीं पर हमें
देखने को मिल जाता है कि इंग्लैंड का ये जो माइंडसेट है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर पूरे बेसबॉल का, ये बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव होने के साथ साथ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी लाता है, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने फर्स्ट डे पर ब्लंडर किया जो कि उनके ऊपर ही भारी पड़ गया लास्ट में आकर। और इस पूरी सीरीज में ऐसी चीजें काफी बार देखी गई। सेकंड मैच को भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है 43 रन के साथ। इसके बाद थर्ड टेस्ट मैच को इंग्लैंड 3 विकेट से जीत जाती है। अगला मैच यानी कि फोर्थ टेस्ट मैच ड्रॉ रहता है, जहां पे इंग्लैंड की टीम ने अपनी बैटिंग में 592 रन बनाए थे। और फिर जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें इंग्लैंड जीत जाती है 49 रन से, जिस वजह से ये सीरीज रहती है ड्रॉ बाय 2-2। बट आज इससे पिछली की एशेज भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया एशेज की ट्रॉफी को ले जाती है। एंड बस इतना ही नहीं, इवन 2024 में भी जब इंडियन टीम टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रही थी, उसी टाइम के अराउंड इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है खेलने के लिए, और अपने पहले मैच से ही वो अपने बेसबॉल माइंडसेट को अपने साथ रखती है। पहले मैच में वो पहले इनिंग में पहले ही दिन में 64.3 ओवर्स में 246 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, जिसके जवाब में इंडियन टीम 436 रन बना देती है। और जब इंग्लैंड वापस बैटिंग करने आती है तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि इनके बैट्समैन फॉर्मेट को भूल चुके हैं एंड इवन डिफेंस को भूल चुके हैं, क्योंकि इनके ओपनर्स 90+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एक 31 बनाता है और दूसरा 47, और दोनों आउट हो जाते हैं। फिर ऑली पॉप 196 रन बना देते हैं, और टॉम हार्टली जो कि इनके बॉलर हैं वो भी 34 रन बना देते हैं, और इंग्लैंड की टीम 102.1 ओवर में 420 रन बना देती है, जिस वजह से बाद में इंग्लैंड की टीम इस मैच को 28 रन से भी जीत जाती है। लेकिन बाकी के 4 टेस्ट मैचेस में उनका ये बेसबॉल फ्लॉप कर जाता है, और यहीं से उनकी ये चीजें एक्सपोज होने लग गई एक बड़े लेवल पर। आज अगले 4 के 4 मैचेस में इंग्लैंड हार जाती है। दूसरे मैच में 106 रन से, तीसरे मैच में 434 रन से, चौथे मैच में 5 विकेट से, और फिर फिफ्थ मैच में 1 इनिंग और 64 रन से। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, ये हार थी बड़े मार्जिन के साथ। और यहीं से ये समझ आने लग गया कि ये जो बेसबॉल है ये बस उनकी ही पिचेस, उनकी ही होम कंडीशंस तक सीमित है, क्योंकि जब ये अपनी कंडीशन से बाहर जाते हैं सब कॉन्टिनेंट जैसी जगह में, तो ये फ्लॉप कर जाते हैं। और इन्हीं मैचेस के चलते 2023-2025 की WTC साइकिल में इंग्लैंड 12 मैचेस में सिर्फ 11 ही मैचेस जीतती है, जिस वजह से वो एंड करती है 5th पोजीशन पर और फाइनल को मिस कर देती है। एंड इन 12 मैचेस में 10 मैचेस में वो शर्मनाक तरीके से हारे भी थे। एंड इट वॉज गेटिंग वेरी क्लियर कि उनकी जो पूरी बेसबॉल वाली थिंग है ये उतनी भी इफेक्टिव बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन अब भी ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम कमबैक कर ही लेगी, लेकिन नहीं, इंग्लैंड अपना हाल और बुरा कर लेती है। WTC की न्यू साइकिल में उनका पहले मैच होता है इंडिया के अगेंस्ट, जहां इंग्लैंड कंफर्टेबली 5 विकेट से जीत जाती है। लेकिन फिर वही वो अपने बेसबॉल वाली गलती रिपीट करती है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देती है। सेकंड मैच होता है बर्मिंघम में, उसमें इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में 587 रन बना देती है, जिसके जवाब में इंग्लैंड 89.3 ओवर्स में 407 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। अब सेकंड इनिंग्स में इंडिया को जीतने के लिए काफी अग्रेसिव खेलती है और 83 ओवर्स में 427 रन बनाकर डिक्लेयर कर देती है। और अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए बनाने थे 608 रन्स, एंड इस टारगेट को चेस करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इंग्लैंड शुड हैव गॉन फॉर ड्रॉ, बट इंग्लैंड फिर से अग्रेसिव खेलने जाती है और उसी वजह से इंग्लैंड 68.1 ओवर में 271 पे ऑल आउट हो जाती है और इंडिया इस मैच को 336 रन से जीत जाती है। अब इस बुरी हार के बाद इंग्लैंड को कमबैक कर लेना चाहिए था, लेकिन इंडियन टीम सेंसिबल क्रिकेट खेलती है और ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होने के बावजूद भी बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा के वो इस सीरीज को 2-2 पे ड्रॉ करवा देती है इंग्लैंड की जमीन पर, जो कि इंग्लैंड के लिए खुद ही एक एम्बैरेसिंग चीज थी। एंड इंग्लैंड यहाँ नहीं रुकते, इसके बाद उन्हें और एम्बैरेसमेंट का मन था, तो 2025-26 की जो एशेज हुई थी उसमें भी वो 4-1 से हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर। एंड इंग्लैंड यहाँ नहीं रुकती अपनी एम्बैरेसमेंट करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाद अभी जो रिसेंटली सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर न्यूजीलैंड टूर कर रही है इंग्लैंड का, उसमें फर्स्ट मैच में लिटरली 40 ओवर्स में ऑल आउट हो जाती है ये टीम अपनी फर्स्ट इनिंग्स में, और वो भी किस स्कोर पे, 140 के स्कोर पे ऑल आउट इन जस्ट 39.2 ओवर्स। रीजन? अब आप सोचोगे कि आखिर क्या रीजन होगा? वेल, बॉल बहुत ज्यादा मूव कर रही थी और उससे ज्यादा मूव कर रहा था इंग्लैंड का माइंडसेट, जो कि चाह रहा था कि बस वो हिट करे हिट करे हिट करे, और उनके इसी अग्रेसिव माइंडसेट की वजह से वो बुरे तरीके से ऑल आउट हो जाते हैं। वेल, सेकंड इनिंग्स में सेंसिबल खेलने के चलते एंड न्यूजीलैंड के अग्रेसिव खेलने के चलते ये मैच को इंग्लैंड जीत तो जाती है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन 2025-27 WTC साइकिल। अब तक उन्होंने खेले गए 11 मैचेस में बस 4 ही जीते हैं और वो 6 मैचेस हार चुके हैं और साथ में 1 मैच ड्रॉ हुआ था, जिसकी वजह से इंग्लैंड 7th पोजीशन पर है अभी भी। बांग्लादेश जैसी टीम के वो नीचे हैं और इंडिया जो कि टेस्ट में काफी खराब कर रही है वो उनसे भी काफी नीचे है।
और शायद एक और बार इंग्लैंड WTC का फाइनल नहीं खेल पाएगी। बट अब हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर ऐसी क्या चीजें हैं। और इनके बेस्ट बैट्समैन जो कि जो रूट है वो भी अपने क्लासिक गेम को एक तरीके से भूल गया। इनकंसिस्टेंटली ये रन मार रहे हैं, लाइक हर 5-6 ओवर में ही एक शॉट अजीब मारने का ट्राई कर ही देते हैं। WTC साइकिल के फ्यूचर को देखते हुए इंग्लैंड ने अपने बेस्ट फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन को भी रिटायर करवा दिया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको और खेलना था, बट उनके कोच ने उनको सपोर्ट ही नहीं दिया। बट अभी भी चीजें शायद चेंज हो सकती है, लेकिन अब आगे क्या होगा? अगर इंग्लैंड को कम बैक करना है सो दे नीड टू ब्रिंग देयर ओल्ड प्लेयर्स बैक टू द टीम, क्योंकि और कोई इनके पास सॉल्यूशन बचा ही नहीं है। और ये जो बेसबॉल का माइंडसेट है ना, ये ओवर अग्रेसिव होने के साथ साथ सामने वाली टीम पे प्रेशर तो डालती है, बल्कि इनके प्लेयर्स पर भी प्रेशर आता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिस्की शॉट्स खेलते हैं जो कि करो या मरो, यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन तो बनाते ही है, लेकिन बाकी के प्लेयर्स पे भी काफी ज्यादा प्रेशर डलता है कि अगर एक प्लेयर रन मार रहा है तो मैं क्यों ना मारूं। वहीं अगर आप ODI फॉर्मेट में देखोगे जिससे इसको कंपेयर किया जा रहा है बेसबॉल माइंडसेट को, वहां पे क्या होता है कि एक प्लेयर मोस्टली हिटिंग करता है, दूसरा रुका रहता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, और यहाँ पर जो स्ट्राइक पर है वो दोनों ही बैट्समैन रन मार रहे हैं। तो आखिर सर्वाइव कौन करेगा? आप 200-300 रन तो एकदम से बना दोगे, लेकिन फिर आप ऑल आउट भी तो हो रहे हो बार बार। एंड कैप्टन चेंज करने की भी इंपॉर्टेंस है। हैरी ब्रूक को आप कैप्टन बना सकते हो एंड ऑल्सो ब्रिंग स्टेबिलिटी इन टेस्ट फॉर्मेट। और अब थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेलिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू स्मैश सिक्सेस फ्रॉम रेड बॉल। एंड इंग्लैंड की टीम अग्रेसिव क्रिकेट के नाम पे बस सिक्सेस मारने का ट्राई कर रही है, तो इसलिए अपने टॉप ऑर्डर में वो बैट्समैन लाओ जो कि क्लासी हो, इंस्टेड ऑफ जो 6 मारने पर ध्यान दे। एंड हेयर मेरा क्लासी से मेरा मतलब है प्रॉपर बैलेंस प्लेयर जो कि रन्स मारे, स्ट्राइक रोटेट करे एंड लंबा टिक कर खेले, ना कि बस एक 6 मारा और दूसरी पर आउट हो जाए। वो काम तो टेल एंडर्स या ऑलराउंडर्स भी कर लेंगे मैच के एंड में आकर। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ पॉसिबल ब्रेंडन मैकलम को टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से सैक कर दो। यस, इट्स वेरी नीडेड, दिस वन इज द मोस्ट नीडेड वन, क्योंकि जो इस टीम का हाल हो चुका है ना भाई, चाहे मैं बात करूं इससे पिछली WTC साइकिल की या फिर इस वाले की, भाई इंग्लैंड का कोई चांस नहीं लग रहा। और ये जो बेसबॉल वगैरह हो रहा है ना, इसका कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, रादर देन देयर ओन ट्रोलिंग। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में मुझे जरूर बताना, और क्या आपके हिसाब से इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी वो भी मुझे बता देना। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको बेन स्टोक्स के कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको 2005 के एशेस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।